अब्दुल जी अभी तक आए क्यों नहीं है अम्मी? रोजा खोलने का वक्त हुआ जा रहा है। टोक मत लगा बहू, हो सकता है कि आज इफ्तारी का सामान बिक रहा हो इसीलिए देरी हो रही है। अल्लाह करे आज तो मेरा बच्चा खूब कमाई करके लौटे। रजिया अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उन्हें रेडी की आवाज आई और फिर मुंह लटकाए रजिया का बेटा अब्दुल घर में आया। हाय अल्लाह, अब्दुल जी क्या हुआ? नगमा बाहर रेडी पर से केले ले आओ और वही आज के इफ्तार में काट लो। भैया क्या हो गया, आज भी बिक्री नहीं हुई क्या? अब्दुल ने नूर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो जमीन पर आकर लेट गया। जब रजिया ने उसे छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। या अल्लाह, मेरा बेटा तो गर्म तवे की तरह बुखार में तप रहा है। एक दिक्कत खत्म नहीं होती जो दूसरी आ जाती है। अभी तो तेरे अब्बा के इलाज के लिए ही पैसे चाहिए थे, अब तू भी इकलौता कमाने वाला बिस्तर पर पड़ जाएगा। रजिया की बात सुनकर सभी घर वाले टेंशन में आ गए और उन लोगों ने बस पानी और केले से ही रोजा खोल लिया। रजिया एक गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी बहू, बेटी, पोती, बेटा और पति के साथ रहती थी। रजिया का बेटा गलियों में फल बेचने का काम करता था। उसका बाप बीमार था। अब्दुल की कोई खास कमाई नहीं होती थी और अब तो अब्दुल भी बीमार पड़ चुका था। अम्मी, मैं अब्दुल की दवाई लेने जा रही हूँ। इफ्तार हो गया है तो अब डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। वो सब तो ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन मुझे तो कल की फिक्र हो रही है। अभी तो तेरे अब्बू पड़े हुए थे, अब अब्दुल भी पड़ गया। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? चिंता मत करो अम्मी, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह है। कल से मैं फल बेचने जाऊंगी। नहीं बेटा, कैसी बात कर रही है? तेरी छोटी सी बच्ची है, तू कैसे जा सकती है? अम्मी मजबूरी सब करवा देती है। रूमी का ख्याल घर में नूर रख लेगी। अब अब्दुल जी की जगह मुझे ही लेनी पड़ेगी। अगर तू नहीं मानती तो तू इफ्तारी बेच लेना, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं भी रोजाना तेरे साथ ही सामान बेचने जाऊंगी। नगमा अपनी सास की बात पर राजी हो गई। रमजान के दिन थे। आज का दिन भी इसी तरह से बीत गया और अगले दिन नगमा और रजिया दोनों फलों की रेडी लेकर निकल गईं और एक मोहल्ले में जा पहुंची। बहू, मेरे बच्चे ने उधार पैसे लेकर ये इफ्तारी बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन अल्लाह को भी न जाने क्या ही मंजूर है। सारे फल काले पड़ गए, लेकिन जमा भी वापसी नहीं आई। अम्मी हार मत मानो, आज हम दोनों ये रेडी लेकर निकले हैं तो थोड़ी सी बिक्री तो हो ही जाएगी। नगमा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी रेडी पर एक गरीब औरत आई। बहन, ये केले कैसे दिए? 20 रुपए दर्जन। मेरे पास तो बस ये हैं, क्या इनमें ये आ जाएंगे? जी ये लीजिए। नगमा ने उस औरत को केले दिए। ऐसे वो मोहल्ले में खड़ी हुई थी जिससे उनकी थोड़ी सी बिक्री हो गई और वो शाम के वक्त अपने घर पहुंची। भाभी पता है, रूमी ने मुझे आज बड़ा तंग किया। माफ करना नूर, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं भाभी, वैसे कुछ बिक्री हुई? हाँ हुई। अम्मी, मैं क्या सोच रही थी कि आज जो बिक्री हुई है वो उतनी नहीं है जो हम वापस से फल बेचने को खरीद पाए, इसलिए कल हम छाछ, फुल्की यानी कि दही बड़े बेचने चलेंगे। इफ्तार में काफी लोग वो खाते हैं। नगमा की बात पर रजिया ने सोच समझकर हामी भर दी। फिर क्या था, अगली सुबह नगमा ने छाछ, फुल्की बना ली, जिनको लेकर दोनों सास बहू सुबह से शाम तक एक मोहल्ले में बेचने को निकल गई। काफी देर तो उनकी बिक्री नहीं हो पाई, लेकिन फिर मोहल्ले से एक औरत उनकी रेडी पर आई। अरे वाह, अब तुम दोनों ने छाछ फुल्की बनाकर बेचनी शुरू कर दी। बड़ी अम्मा, मुझे 200 रुपए की छाछ फुल्की दे दो। अच्छा बेटा, देती हूँ। अरे इफ्तार में इतनी छाछ फुल्की कौन खाता है बहन? इफ्तार नहीं, मैं तो ये सहरी तक के लिए ले रही हूँ। सहरी में इसी के साथ चावल उबाल दूंगी तो सभी का काम हो जाएगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर सहरी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहना। मुझे भी 100 रुपए की दही फुल्की दे दो। उन दोनों औरतों की बात सुनकर मायूस नगमा और रजिया का मन खुश हो गया और उन्होंने उन्हें दही फुल्की बेच दिए। कितना अच्छा हो अगर इफ्तारी की तरह सहरी में भी कोई ऐसे ही खाने की चीज बेचने आ जाए, हम सभी की मेहनत बच जाएगी। ऐसा ही कहा। वो दोनों औरतें ऐसे ही बोलती हुई चली गईं, जिसको सुनने के बाद रजिया और नगमा को भी आइडिया आ गया। अम्मी, कैसा हो अगर हम यहाँ सहरी में भी आकर ऐसे ही कुछ खाने का बेचने लगे? वैसे भी सहरी में वक्त से उठना और काम कर पाना मुश्किल होता है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है तेरे ससुर और शौहर के इलाज के लिए। ठीक है बहू, मैं आज ही पैसों का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर हम आज इफ्तारी के वक्त घर जाकर सहरी के लिए कुछ बना लेंगे। रजिया ने जैसा बोला वैसा ही किया। वो इफ्तारी बेचकर अपनी बड़ी बहन के घर गईं, जहां से उन्होंने कुछ पैसे और उधार लिए और फिर वो घर आकर नगमा से बोली, बहू अब तू बता कि सहरी में हम क्या बेचने जाएं? भाभी, अम्मी, अब आप दोनों सहरी में भी काम करोगी?
हाँ नूर, क्योंकि अब दिन रात की मेहनत ही हमारे हालात बदल सकती है। अम्मी बिरयानी ले चलते, बिरयानी सभी को अच्छी भी लगती है तो शायद वो बिक जाएगी। रजिया को भी बिरयानी का नाम सुनकर बिरयानी का आइडिया ठीक लगा, जिसके बाद दोनों सास बहू ने आधी रात को बिरयानी बनाई और रात के 3 बजे वो उसी मोहल्ले में बेचने आ गई। टन 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 टन, बिरयानी ले लो बिरयानी। अरे ये शहरी में कौन बिरयानी बेचने आ गया? अरे बहन, कौन है जो भगोना बजा रहा है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। मोहल्ले से 2-4 औरतें शहरी में नगमा और रजिया की बिरयानी की रेहड़ी पर आ गईं। अरे आप तो वही दोनों हैं जो इफ्तारी बेचने आती हैं। अब आपने शहरी में भी काम शुरू कर दिया, चलो अच्छा ही है। आज मेरा वैसे भी कुछ बनाने का मन नहीं था बहन, मुझे 2 किलो बिरयानी दे दो। जी हाँ, देती हूँ। नगमा से एक एक करके सभी औरतों ने बिरयानी ले ली, जिसके बाद वो घर चली गई। लेकिन अभी भी नगमा की बिरयानी बच गई थी। अम्मी अभी भी काफी बिरयानी है, लेकिन अब तो सहरी का वक्त भी खत्म होने वाला है, तो चलिए इसे घर ही लेकर चलते हैं। कल को बिरयानी के साथ थोड़े से कबाब बनाकर ले आएंगे तो और अच्छी सहरी कट जाएगी सबकी। ठीक है बहू, अभी घर चलेंगे। पहले तू इसी बिरयानी में से थोड़ी और प्लेट में निकाल ले, हम यहीं सहरी कर लेंगे, नहीं तो घर जाते जाते वक्त खत्म हो जाएगा। रजिया और नगमा ने वहीं पर सहरी की और फिर वो घर गईं, जहां उन्होंने देखा कि दरवाजे पर अब्दुल खड़ा हुआ था। मना किया था ना मैंने अम्मी कि ऐसे रात को मत जाना। फिर अब्दुल जी अभी टोक ना लगाओ, अल्लाह ने कोई तो राह दिखाई है, बस चलने दो। नगमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अगले दिन शहरी में बेचने को रजिया कबाब का कीमा लेकर आई। जो कुछ पैसे बच पाए उन्हें उसने गुल्लक में डाल दिया और एक पतीला बिरयानी बनाई। पर कबाब बनाते बनाते ही 3 बज गए, जिसके बाद अम्मी जल्दी चलिए, आज तो हमें देर हो गई। चल रही हूँ बहू, ठीक से नींद ना लेने से शरीर दुख रहा है। नगमा और रजिया किसी तरह रेडी को लेकर मोहल्ले में पहुंची, जहां जाने के बाद सिर्फ 1-2 आदमियों ने उनसे सहरी ली। अम्मी आज हम लेट ही हो गए, सभी ने अपने घर में ही बनाकर शायद सहरी कर ली है। कल से हमें और जल्दी आना होगा। वो तो सही है बहू, लेकिन मुझे ये बता कि अब इस बिरयानी और कबाब का क्या होगा? ये सुबह के वक्त में सब्जी मंडी में बेच आऊंगा, वहां काफी मुसाफिर आते हैं तो वो खा लेंगे। अब्दुल जी आप यहाँ? हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं यहीं आ गया। अब्दुल रजिया और नगमा के साथ ही अपने घर गया, जिसके बाद सुबह के वक्त बिरयानी और कबाब अब्दुल ने बाजार में बेची और सहरी के लिए आज नगमा ने दाल चावल तैयार किए। नूर अगर ये जागे तो इसे दूध दे देना, हम जा रहे हैं। आजा बहू, देर हो रही है। दोनों सास बहू 2:30 बजे घर से निकल गईं और 3 बजे तक मोहल्ले में सहरी बेचने चली गईं। अरे भाई, आज दाल चावल लाई हो? हाँ, मुझे लगा बिरयानी होगी। लाओ, जो लाई हो वही दे दो। नहीं बहन, अच्छा किया तुमने जो आज दाल चावल ले आई, बिरयानी रोज रोज कौन खाए। ऐसे ही आज वक्त से पहुंच जाने की वजह से नगमा और रजिया ने अच्छी कमाई की। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब रमजान का आखिरी हफ्ता भी पूरा होने आया था। आज 26वीं सहरी थी, जिसके लिए दोनों सास बहू तैयारी कर रही थी। अम्मी पूरे रोजे होने आए हैं, हमने अपनी बचत को बस जोड़ा है और जमा को काम में लिया है। कुछ पैसों से इफ्तारी आ जाती है तो हमारे पास काफी पैसे जुड़ गए हैं, क्योंकि अब्दुल जी भी काम करते हैं। तो मैं सोच रही थी आज बिरयानी ही सहरी में बेचने चलेंगे। ठीक है बहू। रजिया भी नगमा की बात पर राजी हो गई और फिर से वो दोनों आज सहरी में बिरयानी बनाती हैं और बिरयानी बेचने को घर से निकल गई। हमेशा की ही तरह आज भी उनकी अच्छी सेल हुई। सहरी में बिरयानी लेने आज इतने लोग आए कि पतीला ही खाली हो गया। और ऐसे ही फिर वो दिन भी आ गया जब नगमा ने अपनी जमा की गुल्लक फोड़ी। उसने कई गुल्लकें भर दी थी। अम्मी मेहनत तो बहुत थी, लेकिन हमारी बचत भी ऐसी ही हुई है। देखो तो सही, पूरे 2 लाख रुपए जुड़ गए इन 10 गुल्लक के अंदर। अब तो ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे। मैं तो पाकिस्तानी सूट लाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बाबा का इलाज करवाएंगे। नगमा की बात सुनकर रजिया और नूर बस मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, नगमा और रजिया ने खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ ईद की शॉपिंग की और उन्होंने अब्दुल्ला का भी इलाज करवाया और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। शारदा अपने घर में बैठी होती है, तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? शारदा दरवाजा खोलने जाती है और सामने उसकी सगी और सौतेली बेटी अपनी सास के साथ खड़ी होती है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ वो क्या है ना, हम यहाँ खास काम से आए हैं। आप हमें बाहर ही खड़ा रखने वाली हैं, अंदर नहीं आने को कहेंगी? अरे हाँ, आओ ना अंदर। शारदा सबको घर में लेकर जाती है। अपनी सगी बेटी और उसकी सास को सोफे पर बैठाती है।
आप लोग यहाँ सोफे पर बैठो और नीतू तू अपनी सास के साथ नीचे चटाई पर बैठ जा, मैं अभी चटाई बिछा देती हूँ। शारदा चटाई बिछाकर किचन में जाती है। नीतू भी अपनी माँ के पीछे जाती है। माँ ये क्या किया आपने? अरे आपकी दोनों समधन घर पर आई हैं, एक समधन को ऊपर सोफे पर बिठा रही है और दूसरी को नीचे जमीन पर। ये क्या अच्छा लगता है? देख मैं तेरी कोई सगी माँ तो नहीं हूँ जो इतनी खातिरदारी करूंगी। जितना मुझसे हो पाता है, जितना मैं कर पाती हूँ, मैं उतना ही तो करूंगी ना। माँ लेकिन ये तो गलत है ना। अरे मुझे नीचे भले ही बिठा दो लेकिन कम से कम मेरी सास की तो पूरी इज्जत करो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। देख जैसे इज्जत की तू बात कर रही है वो तो दे नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर जितनी दे रही हूँ वो भी तुझे रास नहीं आ रही है तो बाहर जा सकती है। अपनी माँ की बातें सुनकर नीतू को काफी बुरा लगता है। वो बाहर सबके साथ आकर बैठ जाती है। तभी शारदा रसोई से काजू बादाम लेकर आती है और साथ ही बासी बचा हुआ खाना। स्नेहा बेटी ये ले काजू बादाम अपनी सास के लिए, और नीतू ये तुम लोग खा लो। माँ मेरे साथ तो भेदभाव करती ही थी लेकिन मेरी सास के साथ भी भेदभाव कर रही है। मेरी सास को कितना बुरा लग रहा होगा। अरे आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किसी खास काम से आए हो? अरे हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे और सुमन के घर में आपकी दोनों बेटियों के पहले बच्चे का नामकरण है, वो भी एक ही दिन। इसीलिए हम दोनों यहाँ आपको निमंत्रण देने आए हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे मैं तो जरूर आऊंगी। आपका आना बनता भी है। अरे आखिर नानी हो आप, देखिए हमें कुछ भी नहीं सुनना। अब 2 दिन पहले से ही आ जाना आप। और हाँ किसी भी चीज की चिंता मत करना कि बेटी के ससुराल में कैसे रहोगी। अरे बेटी का ससुराल नहीं है, आपका भी घर है वो, तो इसीलिए बेझिझक होकर आना। जी ठीक है, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सब लोग चले जाते हैं। शारदा भी अब अलमारी से पैसे निकालती है और गिनने लगती है। काफी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सगी बेटी के पहले बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, उसको बहुत सारे नए नए तरह के खिलौने दिलाऊंगी। शारदा कुछ दिनों बाद अपनी दोनों बेटियों को अपने घर बुलाती है। चलो अच्छा है तुम दोनों आ गई। नीतू तू घर संभाल लियो, तुझे पता ही है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। माँ आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। जितने भी दिन यहाँ हूँ आपको कोई भी दर्द परेशानी नहीं होगी। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ कमरे में। ठीक है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शारदा स्नेहा के पास जाती है। स्नेहा चल आज मार्केट चलते हैं, मुझे मुन्ना के लिए बहुत सारे कपड़े लेने हैं। ठीक है माँ। शारदा स्नेहा के साथ बाजार जाती है और अपने सगे नाती के लिए काफी सारे कपड़े लेती है। सारे कपड़े लेने के बाद जब वो घर आती है तो नीतू इतने सारे कपड़े देखकर खुश हो जाती है। माँ आप इतने सारे कपड़े लेकर आई हैं, इसमें से मेरे बच्चे के लिए कौन कौन से हैं? अरे ये सब तो मैं स्नेहा के बच्चे के लिए लाई हूँ। अब से 5 साल तक इसको जो भी कपड़े लगेंगे वो इनमें से ही पहनाएगी। माँ और मेरे बच्चे के लिए आप कुछ भी नहीं लाई? अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, जब नामकरण में आऊंगी तब ले आऊंगी ना। अभी सब कुछ कर लूं, हद होती है। कोई बात नहीं माँ, आप मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दे दो, वो भी बहुत होगा। माँ सारे कपड़ों की पैकिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है? क्योंकि कुछ कपड़े तो ऐसे ही रखे जाएंगे काफी समय तक, जो भी छोटे कपड़े वही इस्तेमाल होंगे। तो चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। अगले दिन शारदा वापस से स्नेहा के साथ मार्केट जाती है और ढेर सारे खिलौने लेकर घर आती है। ये देख सारे खिलौने मेरे मुन्ना के लिए, गाड़ी भी है बड़ी वाली। माँ आज भी आप मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं लाई क्या? तेरा आजकल मुंह ज्यादा ही नहीं खुलने लगा है? अरे पहले मैं अपने सगे नाती के लिए चीज देखूंगी या पहले तेरे लिए ही देख लूं? लेकिन माँ आप जब नामकरण के लिए आओगी तो मेरे बच्चे के लिए भी तो कुछ लेकर आओगी ना? हाँ तो नामकरण का दिन आज थोड़ी ना है, जब नामकरण होगा तब ले आऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। नामकरण से 1 हफ्ते पहले नीतू और स्नेहा दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। इसके बाद शारदा संदूक से पुराने कपड़े निकालती है। ये पुराने कपड़े सारे नीतू के बच्चे के लिए और ये टूटे फूटे खिलौने भी वही ले लेगा। अरे अब सौतेली औलाद के लिए नई चीज लेकर पैसे थोड़ी ना वेस्ट करूंगी। वैसे भी इतने पैसे तो हैं भी नहीं मेरे पास की इसके लिए नए कपड़े और नए खिलौने दूं, यही बहुत है उसके लिए। शारदा नामकरण के फंक्शन में पहुंचती है। शारदा की सगी सौतेली दोनों बेटियों का ससुराल आस पड़ोस में ही होता है, इसीलिए मोहल्ले में फंक्शन होता है, जिसे देखकर शारदा हैरान हो जाती है। ये क्या बहन जी, मुझे तो लगा अलग अलग फंक्शन होगा, आप दोनों ने तो एक में ही फंक्शन कर दिया। अरे एक ही है, सही है, वैसे भी हम पड़ोसी हैं और एक तरह से हम रिश्तेदार भी तो है ना। हम दोनों पड़ोसी में इतनी अच्छी बनती है, इसीलिए हमने एक में ही फंक्शन कर दिया। आपको भी अपनी दोनों बेटियों के घर पर जाने की ज्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगी।
क्या सोचा था मैंने, अब सबके सामने अपनी सगी और सौतेली बेटी को अलग अलग उनके पहले बच्चे के लिए तोहफे दूंगी तो लोग बातें करेंगे। मुझे क्या बातें बनाते रहें। अरे अब लोगों की वजह से क्या मैं अपनी सगी बेटी के बच्चे को अच्छे तोहफे भी ना दूं? अरे क्या हुआ बहन जी, आप चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं तो फंक्शन की तैयारी देखकर चुप हो गई। काफी अच्छी तैयारी की गई है। आसपास के सब लोग भी आ जाते हैं। अरे सबसे पहले अपने नातियों को तोहफा देने का हक तो बस नानी का होता है ना? नानी भी तो अपने दोनों नातियों के लिए काफी सारे तोहफे लाई हैं। और नहीं तो क्या बहन जी, आप ही सबसे पहले अपने नाती को तिलक लगाइए और जो भी आप अपने नाती के लिए लाई हैं वो दीजिए। शारदा ठीक है। शारदा काफी सारे नए नए कपड़े ले जाकर स्नेहा के पहले बच्चे को देती है और वहीं पुराने कपड़े नीतू के बच्चे को देती है। ये क्या? अरे आप तो अपनी सगी और सौतेली बेटी में इतना भेदभाव कर रही हैं। अपनी सगी बेटी के पहले बच्चे के लिए सारे नए कपड़े लाई हैं और सौतेली बेटी के बच्चे के लिए पुराने कपड़े। लोगों की बात सुनकर शारदा का मुंह बंद हो जाता है। तभी सुमन कहती है, अरे बहन जी, नफरत करने में आप ये भूल गई क्या कि नवजात शिशु को 6 महीने तक नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं ताकि उसके शरीर पर चुभे ना। बहन जी ये तो सही कह रहे हैं लोग, आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए था। देखिए हम आपके घर के मामले में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपको भेदभाव करना है तो थोड़ा सोच समझ कर करिए। आप अपनी सगी बेटी के पहले बच्चे के लिए ये कपड़े लाई हैं नए, जो कि वो पहन भी नहीं पाएगा। शारदा अपनी सगी बेटी के पहले बच्चे को काफी सारे बड़े बड़े खिलौने देती है, वहीं सौतेली बेटी के बच्चे को टूटे हुए खिलौने देती है। अरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया बहन जी। दोनों बच्चों के खिलौने भी तो लाई है ना, वो दे दीजिए। सब लोग ताने देने लगते हैं। तभी स्नेहा के बच्चे का हाथ खिलौने पर लगता है, जो गिर के स्नेहा के बच्चे पर लग जाता है और वो रोने लगता है। इतना ज्यादा भेदभाव, सगी बेटी के बच्चे के लिए इतने सारे खिलौने और सौतेली बेटी के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, टूटे हुए खिलौने। अरे इससे अच्छा तो कुछ मत देती। इतना सब देखकर शारदा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। माँ आपने इतने भारी खिलौने क्यों दिए? अरे देख रही हो आपकी वजह से मेरे बच्चे को लग गई। देख लो बहन, अरे इतना मन में खोट रखोगी ना तो यही होगा। आपकी नफरत की वजह से ही आपके सगे नाती को चोट लग गई। आप तो माँ और नानी कहलाने के लायक भी नहीं हो। बेटियों में फर्क कर रही हैं और अब अपने नाती में भी फर्क कर रही हो। अरे आप सब बस कीजिए, हमारी माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने फर्क भले ही किया हो लेकिन वो प्यार मुझे भी करती हैं और जैसी भी हैं वो मेरी माँ है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। देख लिया बहन जी, आप अपनी सगी बेटी के लिए इतना कर रही थी और वो तो चुप बैठी थी, लेकिन सौतेली बेटी ने आपके लिए कुछ गलत नहीं सुना। इसी के साथ अंत में शारदा अपने दोनों नातियों को गोद में लेती है और बहुत अच्छे से प्यार करती है और दोनों को बराबर तोहफे देती है। मुझे माफ कर दो नीतू बेटी, मैंने तुम दोनों में फर्क किया और अब तुम दोनों के पहले बच्चे में भी फर्क कर रही थी। मुझे नानी बनने का सुख मिला, लेकिन जलन की वजह से उस सुख को भी मैंने छोटा कर दिया। माँ कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है मुझे।